हालांकि एल्केन्स बहुत ज्यादा अनरिएक्टिव होती है, लेकिन ये कंबस्शन रिएक्शन से गुजरने के काबिल होते हैं। तो अगर आप मीथेन लें और इसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं तो आपको इसके नतीजे में प्रोडक्ट्स में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलेंगे। और तमाम हाइड्रोकार्बन के लिए आपको कंबस्शन रिएक्शन के नतीजे में प्रोडक्ट्स के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ही मिलेंगे। इस रिएक्शन की हीट ऑफ कंबस्शन है -809 किलो जूल्स पर मोल। यानी कि अगर आप मीथेन का 1 मोल जलाएं तो इसके नतीजे में आपको 890 किलो जूल्स हरारत मिलेगी। यानी कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हरारत खारिज हो रही है। कंबस्शन की हरारत या जलने की हरारत वो हरारत होती है जो किसी शय या सब्सटेंस के 1 मोल के मुकम्मल जलने के नतीजे में खारिज होती है। इस मामले में हम मीथेन की बात कर रहे हैं। अब चले हम हेक्सेन की बात करते हैं। तो मैं इसका स्ट्रक्चर बना देती हूँ। इसमें हमारे पास 6 कार्बन होते हैं और गौर करें कि यहाँ हमारे पास 2 CH3 ग्रुप हैं। तो एक CH3 ग्रुप ये रहा और एक ये। फिर हमारे पास 4 CH2 ग्रुप्स हैं। तो ये 1, 2, 3 और 4, यानी कि हमारे हेक्सेन में 4 CH2 ग्रुप्स मौजूद हैं। अब यहाँ हमारे पास कंबस्शन की हरारत मौजूद है। अब हम हीट ऑफ कंबस्शन के बारे में नेगेटिव एंथैल्पी में तब्दीली के तौर पर बात करेंगे, यानी नेगेटिव डेल्टा H0 को किलो जूल्स पर मोल में पढ़ेंगे। इससे यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो हेक्सेन के हर मोल के जलने पर हमारे पास कंबस्शन की हरारत होगी 4163 किलो जूल्स। अब गौर करें कि अगर हम यहाँ हेप्टेन की बात करें तो यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ हम एक CH2 ग्रुप में इजाफा कर रहे हैं। हम 4 CH2 ग्रुप की बजाय 5 CH2 ग्रुप की तरफ जा रहे हैं। तो अब हमारे पास यहाँ 5 CH2 ग्रुप्स मौजूद हैं। तो यहाँ हमारे पास कंबस्शन की हरारत में इजाफा हो रहा है, यानी कि ज्यादा हरारत खारिज हो रही है। और ये बात समझ में आने वाली भी है, क्योंकि अगर आप कार्बन की तादाद में इजाफा करेंगे तो जाहिर सी बात है कंबस्शन की हरारत में भी इजाफा होगा। तो एक CH2 ग्रुप बढ़ाने से कंबस्शन की हरारत में कितना इजाफा होगा। अगर आप ये 4163 और इसमें से ये 4817 माइनस कर दें तो जवाब आएगा 654 किलो जूल्स। अब यही चीज यहाँ पर भी जारी रहेगी जब हम ऑक्टेन पर आएंगे। अब ऑक्टेन में हमारे पास 6 CH2 ग्रुप्स मौजूद हैं। तो यहाँ हमने एक और CH2 ग्रुप का इजाफा कर दिया है। यहाँ हमने कंबस्शन की हरारत में 5471 किलो जूल्स पर मोल तक का इजाफा कर दिया है, यानी हमने यहाँ 654 किलो जूल्स का इजाफा किया है। इसी तरह नॉनेन के लिए, यानी कि एक और इजाफी CH2 ग्रुप के लिए हम कंबस्शन की हरारत में इजाफे का अंदाजा लगा सकते हैं। हमें इसके लिए 5471 में 654 जमा करना होगा, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 6125। अच्छा, आइसोमर्स के इस्तेहकाम या स्टेबिलिटी का मौजना करने के लिए कंबस्शन की हरारत बहुत कारआमद साबित होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ हमारे पास 3 आइसोमर्स मौजूद हैं, ऑक्टेन, 2 डाइमिथाइल हेप्टेन और 2 डाइमिथाइल हेक्सेन। इन तमाम मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H18 होता है। अब अगर हम इनका कंबस्शन रिएक्शन लिखें तो ये होगा C8H18 प्लस O2 बराबर होता है CO2 प्लस H2O के। यहाँ प्रोडक्ट्स में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और पानी है। चले अब इसे बैलेंस करते हैं। तो यहाँ उल्टे हाथ पर हमारे पास 8 कार्बन है, तो यहाँ सीधे हाथ पर भी हमें 8 कार्बन की जरूरत होगी। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड के आगे 8 लिख देंगे। अब हाइड्रोजन को देखें तो उल्टे हाथ पर 18 हाइड्रोजन मौजूद है, तो हमें सीधे हाथ पर भी 18 हाइड्रोजन चाहिए होंगे। अब हम यहाँ पर पानी से पहले 9 लगा देंगे। ऐसा करने से हमें सीधे हाथ पर भी 18 हाइड्रोजन मिलेंगे। चले अब देखते हैं कि सीधे हाथ पर कितने ऑक्सीजन मौजूद है। तो यहाँ 2 × 8 होता है 16 ऑक्सीजन ये कार्बन डाइऑक्साइड के पास है और 9 ऑक्सीजन पानी के पास है, यानी कुल मिला के 25 ऑक्सीजन सीधे हाथ पर मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि 25 ऑक्सीजन ही हमें उल्टे हाथ पर भी चाहिए। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए ये जाहिर करें कि यहाँ पर ये 2 मौजूद नहीं है तो हम यहाँ पर 25 लिख सकते हैं, है ना। मगर अब चूंकि यहाँ 2 मौजूद है तो अब हमें इसे 2 से डिवाइड करना होगा
और अगर हम C8H18 के एक मोल की बात कर रहे हैं तो हम इसे फ्रैक्शन में ही रहने देंगे। तो 25/2 ऑक्सीजन की वो मिकदार है जो एक मोल C8H18 के साथ रिएक्ट करने के लिए जरूरी है। तो अब हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब अगर हम इन तीन आइसोमर्स का मुआवजा कंबशन की हरारत के हवाले से करें तो हम मालूम कर सकते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल आइसोमर कौन सा है। यहाँ हमारे पास इन तीनों आइसोमर्स की एनर्जी डायग्राम मौजूद है। यहाँ उल्टे हाथ पर हम बढ़ती हुई ताकत को इस तरह से दिखाएंगे। अगर हम इन तीनों आइसोमर्स के एक एक मोल को जलाएं तो इसके नतीजे में ये एक ही जैसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे। इनका हर मोल हमें 8 कार्बन डाइऑक्साइड और 9 पानी के मॉलिक्यूल्स देगा। तो यहाँ ताकत का लेवल हमारे प्रोडक्ट से मुंसलिक है। ये तीनों आइसोमर्स के लिए एक जितना है। फिर अब हम तीनों आइसोमर्स की कंबशन की हरारत की मालूमात पर नजर दौड़ाएंगे जो कि तजुर्बात के जरिए हासिल की जाती है। मिसाल के तौर पर ऑक्टेन की कंबशन की हरारत 5471 किलो जूल्स पर मोल होती है। और अगर हम प्रोडक्ट्स की ताकत के लेवल के बारे में जानते हैं और ये जानते हैं कि कितनी ताकत यहाँ खारिज होगी तो हम अपने रिएक्टेंट्स की ताकत का लेवल मालूम कर सकते हैं। तो ये ऑक्टेन की ताकत का लेवल है। अब चले 2-मिथाइल हेप्टेन के बारे में सोचते हैं। तो एक बार फिर प्रोडक्ट्स की ताकत का लेवल ये यहाँ मौजूद है। और अगर हम 2-मिथाइल हेप्टेन की कंबशन की हरारत को देखें तो इसकी वैल्यू तकरीबन 5466 के बराबर होती है। यानी कि जब आप एक मोल 2-मिथाइल हेप्टेन को जलाते हैं या कंबस्ट करते हैं तो 5466 किलो जूल्स पर मोल ताकत खारिज होती है। अब चूंकि प्रोडक्ट्स की ताकत का लेवल इस पहले वाले जितना ही है मगर अब की बार हमारी कंबशन की हरारत कम है तो लाजमी तौर पर इसका मतलब ये हुआ कि 2-मिथाइल हेप्टेन की ताकत का लेवल ऑक्टेन के मुकाबले में कम होगा। अब चले 2,2-डाइमिथाइल हेक्सेन पर चलते हैं। तो प्रोडक्ट्स की ताकत का लेवल तो इतना ही है लेकिन यहाँ कंबशन की हरारत 5458 किलो जूल्स पर मोल है। यानी 2,2-डाइमिथाइल हेक्सेन के एक मोल को जलाने या कंबस्ट होने पर इतनी ताकत या हरारत खारिज हुई है। अब चूंकि यहाँ इसकी कंबशन की हरारत की वैल्यू कम है तो इसका मतलब ये होगा कि 2,2-डाइमिथाइल हेक्सेन की ताकत का लेवल भी कम होगा। अब बिल आखिर हम अपने आइसोमर्स का मुआवजा स्टेबिलिटी के हवाले से कर सकते हैं। जितनी ज्यादा ताकत होगी इतना ही कंपाउंड कम स्टेबल होगा। यानी कि ऑक्टेन की ताकत का लेवल सबसे ज्यादा है और इसकी कंबशन की हरारत भी सबसे ज्यादा है तो इन तमाम में से ये सबसे कम स्टेबल होगा। जितनी कम ताकत होती है इतना ही कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तमाम आइसोमर्स में से 2,2-डाइमिथाइल हेक्सेन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब हम इसके ट्रेंड के बारे में सोच सकते हैं। तो जैसे ही हम ऑक्टेन से 2-मिथाइल हेप्टेन तक फिर इससे 2,2-डाइमिथाइल हेक्सेन की तरफ जा रहे हैं तो हम ब्रांचिंग में इजाफा कर रहे हैं। तो कंबशन की हरारत में क्या फर्क आ रहा है? अगर हम कंबशन की हरारत की वजाहत करें तो इसके मुताबिक एंथैल्पी में मनफी तब्दीली होने की हैसियत से कंबशन की हरारत कम होगी। यहाँ हम 5471 से 5466 और फिर 5458 पर आ रहे हैं। तो यहाँ कंबशन की हरारत में कमी आ रही है। तो यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि जैसे जैसे ब्रांचिंग में इजाफा होता है तो इससे मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल हो रहा होता है। अगर आमतौर पर बात करें तो जब ब्रांचिंग में इजाफा करते हैं तो हम इसे मजीद स्टेबल बना रहे होते हैं। खैर तो इसलिए कंबशन की हरारत की मालूमात पर तज्जिया करना जरूरी होता है। याद रखें कि जितनी कम ताकत होती है इतना ही ज्यादा कंपाउंड स्टेबल होता है। लिहाजा ऐसा कंपाउंड जिसकी कंबशन की हरारत सबसे ज्यादा हो वो सबसे कम स्टेबल होता है और ऐसा कंपाउंड जिसकी कंबशन की हरारत सबसे कम हो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो स्ट्रेट चेन एल्केन के मुकाबले में ब्रांच्ड एल्केन्स की ताकत कम होती है और वो ज्यादा स्टेबल होते हैं।